साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारी गुरु बनना जिन्होंने स्वीकार किया है वो हैं पूनम रुंगटा जी। CFP हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं और वित्तीय मामलों को बहुत आसानी से सुलझाती हैं। और बहुत लंबे अरसे बाद पूनम जी हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों की तरफ से प्रश्न आ रहे थे कि पूनम जी को दोबारा लेकर के आइए, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आज का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए। माय प्लेजर जी। अब आज का जो हमने 5 सवाल बताए हैं, एक एक करके हम उनकी परत दर परत खोलने की कोशिश आपके साथ इस कार्यक्रम में करेंगे। पहले तो ये सवाल जो कॉमन है कि भाई होता क्या है, बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो पहली बार म्यूचुअल फंड में अब निवेश कर रहे हैं, नए निवेशक लगातार आ रहे हैं, तो अपने दर्शकों को पहले तो ये बता दें कि जैसे अलग अलग सेक्टर होते हैं वैसे म्यूचुअल फंड भी अलग अलग सेक्टर की थीम के आधार पर पैसे लगाते हैं। तो चाहे वो IT इंडेक्स हो, चाहे वो लार्ज कैप इंडेक्स हो, आपको कहाँ लगाने हैं ये आप तय करिए। लेकिन अब इस पर और आसान भाषा में मुझे लगता है पूनम जी और विस्तार पूर्वक जानकारी दे सकती हैं। पूनम जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये काम कैसे करता है और ये इक्विटी इंडेक्स फंड होता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि हम जो भी म्यूचुअल फंड के इक्विटी निवेश की बात कर रहे हैं उसमें सीधा सीधा हम इक्विटी स्टॉक्स, जो भी स्टॉक्स सेंसेक्स के ऊपर या निफ्टी, आपने देखा होगा NSE का जो निफ्टी है उसमें एक नीचे टिकर चलता है, जब आप टीवी देखते हैं उसमें वेरियस स्टॉक्स इंक्लूडेड हैं। यानी जितने भी मार्केट में स्टॉक्स हैं, हो सकता है कि मार्केट में 3-4 हजार स्टॉक्स हैं, मगर जब आप सेंसेक्स की बात करें तो उसमें एक पर्टिकुलर 30 स्टॉक्स का टिकर चलता है, टीवी पे आप देखते हैं, और निफ्टी का एक अलग टिकर चलता है, उस पे अलग 50 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बना होता है, जो हम एक जिसके आधार पे हम ये रोज जज करते हैं कि आज निफ्टी कितना बढ़ा या सेंसेक्स कितना बढ़ा या कितना नीचे उतरा। हम पूरे मार्केट की तुलना न करते हुए सिर्फ वो सेंसेक्स में इंक्लूडेड जो शेयर्स है उसके आधार पे ये नक्की करते हैं कि मार्केट की चाल क्या है, ऊपर है नीचे है। तो जब हम निफ्टी इंडेक्स फंड्स की बात करते हैं तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है कि जितने भी निफ्टी के अंदर स्टॉक्स हैं उसको एग्जैक्टली मिमिक करता हुआ, यानी उसको कॉपी करता हुआ एक फंड होता है जिसमें जितने निफ्टी में स्टॉक्स हैं उतने उसी ही क्वांटिटी में उनका वेटेड एवरेज भी उतना रहेगा, उतना ही मार्केट कैप, यानी जितना मार्केट कैप का रेशियो हर स्टॉक का है उसी हिसाब से फंड में भी सेम फंड्स लिए जाते हैं। यानी या तो आप वो पूरे निफ्टी के 50 स्टॉक्स में निवेश करें या आप अलग अलग, या आप एक ऐसा फंड चुन लें जिसके अंदर वही सारे स्टॉक्स हैं और साथ ही आपको ये सुविधा है जो आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते हो। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि ठीक है, ये 50 शेयर्स में मैं मेरा खुद का पैसा डायरेक्ट लगाता हूं, मैं क्यों म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास जाऊं और मैं ये बंधन लूं। तो आप अपने आप कर सकते हैं, मगर आपको हर स्टॉक का वेटेज नहीं मालूम पड़ेगा, मार्केट कैप के हिसाब से वो प्रपोर्शन नहीं मिलेगा जो एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको एक इंडेक्स फंड में मिलता है। तो कहने का मतलब है कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि मुझे कितना पैसा कौन से निफ्टी के स्टॉक में डालना है टू गेट दी रिटर्न्स फ्रॉम दी होल इंडेक्स। जैसे कि हमने ओवर अ पीरियड ऑफ देखा है कि हमें सेंसेक्स और निफ्टी ने 20% रिटर्न दिया। अब वो 20% सेम टू सेम आपके पोर्टफोलियो में आए, इसके लिए आप एक डायरेक्ट सीधा सीधा जाके निफ्टी या इसमें फंड में निवेश कर देते हैं। आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना, वो फंड मैनेजर या उस पर्टिकुलर AMC का काम है कैसे उसमें चेंजेस करने हैं और कितना उसमें बने रहना है। तो इसमें ये पैसिव इन्वेस्टिंग है। तो जो न्यू इन्वेस्टर है उसे बिल्कुल किसी रॉकेट साइंस या कोई तरीके का एनालिसिस नहीं करना है, उसे सिर्फ अपना पैसा एक ऐसे फंड में लगा देना है जो आपके पसंदीदा इंडेक्स, यानी उसमें भी बिल्कुल बहुत सारे इंडेक्सेस की चॉइस मिलती है। आप चाहे तो लार्ज कैप में लगा सकते हैं, चाहे तो निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 में लगा सकते हैं, मिड कैप का अलग इंडेक्स चलता है उसमें लगा सकते हैं, आप बैंक निफ्टी में लगा सकते हैं। तो आप अपने पसंदीदा सेक्टर को चुनते हुए अगर इस तरह का एक फंड चुनते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्केट कैप का सीधा सीधा फायदा मिलता है। तो कुल मिलाकर लबोलुआब ये है कि अगर आप मान लीजिए शेयर बाजार में नए हैं, शेयर बाजार में सीधे पैसे आप लगाना चाह रहे हैं और डर लगता है आपको, तो आप इंडेक्स फंड में लगा करके जिस तरह के रिटर्न वहाँ मिल रहे हैं उस तरह के रिटर्न आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं और डेली की टेंशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है, शेयर ऊपर गया नीचे गया कहाँ गया, इससे आपको थोड़ी सी राहत मिलती है। लेकिन मैम, जितना आपने आसान बताया, कई बार अगर हम आंकड़े देखते हैं तो उतने आसान लगते नहीं हैं, क्योंकि आपने कहा कि उस तरह के रिटर्न यहाँ मिलते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं नंबर्स
तो वो नंबर्स तो इंडेक्स के मुकाबले अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं ज़्यादातर इक्विटी इंडेक्स फंड। और अभी हमने 2-3 रिपोर्ट देखी, उसमें तो हमने ये भी देखा कि लार्ज ज़्यादातर 90% से ज़्यादा लार्ज कैप फंड जो हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इंडेक्स के मुकाबले। मैं चाहूँगा जरा कुछ एक चार्ट्स हैं वो चार्ट्स स्क्रीन पर आएँ और उसके बाद पूनम जी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये अब ये देखिए, ये 5 साल में अगर हम देखें तो बेंचमार्क जो BSE 100 है वहाँ पे हम देख रहे हैं 13% का रिटर्न है, यहाँ 11-11.25% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। एक साल में तो रिटर्न में करीब करीब 3% का अंतर है। 7.25% का बेंचमार्क चला है, लेकिन लार्ज कैप इंडेक्स जो है वो 4-5% के आसपास ही चल रहा है। लार्ज एंड मिड कैप में देखें तो यहाँ पर भी ठीक ठाक जो है अंतर देखने को मिला, 3-4% का अंतर है एक साल के आंकड़ों को देखें तो। हालांकि 5 साल में भी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो है 2-3% के आसपास का रिटर्न जो है कम मिला है अगर हम इंडेक्स फंड में लगा रहे हैं। इसके अलावा बैंक की भी बात कर लेते हैं तो बैंक में 5 साल में हमने देखा बैंक इंडेक्स जो है वो करीब 11.25% चला है, लेकिन जो इक्विटी सेक्टोरल बैंकिंग है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फंड है वो 8-8, ये एवरेज हमने निकाला है, तो 8-8% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला। इसके पीछे क्या कारण है? और एक और चार्ट हम देखना चाहेंगे जो कि इंडेक्स फंड का है, जो कि पूनम जी ने ही हमें भेजा है। ये देखिए जरा, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक साल में 18% का रिटर्न निफ्टी ने दिया है, लेकिन बाकी जो तमाम फंड्स जो हैं वो उस तरह के रिटर्न वहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। इसके पीछे क्या कुछ कारण मैम आप मान रही हैं? विपुल जी, ये समझ लीजिए कि जैसे निफ्टी और सेंसेक्स के रिटर्न्स होते हैं, वो बेंचमार्क हम लेके चलते हैं, वो सेम टू सेम रिटर्न्स कभी भी नहीं बन पाएंगे निफ्टी फंड्स, इंडेक्स फंड्स में। उसका कारण है कि सबसे पहला कारण तो है कि एक्सपेंस रेशियो। जब भी कोई फंड में, म्यूचुअल फंड के थ्रू हम निवेश करते हैं तो वहां एक फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं जो एएमसी चार्ज करती है फंड को मैनेज करने के लिए। हालांकि जो एक्टिवली मैनेज फंड्स है, यानी जो फंड्स डायरेक्टली फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, इंडेक्स को नहीं फॉलो करते हैं, उनके चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं। ये कंपैरेटिवली काफी सस्ते होते हैं, मगर फिर भी कुछ तो चार्ज होता ही है जो इस कॉर्पस में ही निकलता है। तो एक तो उस चार्ज के चलते, आप जिसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, उस एक्सपेंस रेशियो के चलते डेफिनेटली जो रिटर्न्स है उसमें फर्क पड़ेगा। एक एक्सपेंस रेशियो का चार्ट मैंने आपके साथ शेयर करा था, वो आप शेयर कर सकते हैं टू गेट अ बेटर आइडिया। अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज अलग अलग टाइप के चार्जेस करती है, हालांकि बहुत कम है वो चार्जेस, बट ओवरऑल आपके रिटर्न्स को इम्पैक्ट करती है। जैसे एसबीआई है वो 0.07% चार्ज करती है, यूटीआई है वो भी 0.07 चार्ज करती है। वहीं आप निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड लेंगे तो 0.43% चार्ज करती है। आप टाटा इंडेक्स फंड लेंगे तो सीधा 1% चार्ज करते हैं। तो इन चार्जेस के चलते, क्योंकि ये चार्जेस कहीं ना कहीं कॉर्पस से ही आप डिवाइड करेंगे, तो एक तो वो हो गया। दूसरा जो टैक्सेशन का पार्ट है, यानी जब एनुअल टैक्सेशन की बात होती है, किसी तरह का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना होता है, वो सब भी कॉर्पस में से ही डिराइव होता है। तो उसकी वजह से रिटर्न्स थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि ओवरऑल रिटर्न तो एग्जैक्टली जैसा निफ्टी दे रही है वैसा देगी, बट इन चार्जेस के चलते इन्वेस्टर को थोड़े कम रिटर्न्स मिलते हैं। और तीसरा एक अहम कारण है, वो है ट्रैकिंग एरर्स। यानी विपुल, एक क्वेश्चन होता है, वो हर ही म्यूचुअल फंड में होता है, वो होता है कि टू मीट द लिक्विडिटी, यानी अगर रिडम्पशंस आते हैं, उस रिडम्पशंस को ऑनर करने के लिए एज पर सेबी आपको टैट जो पीरियड है वो 3 डेज होते हैं, यानी ट्रांजैक्शन प्लस 3 डेज के अंदर आपको वो निवेशक को वो पैसा रिटर्न देना ही देना है। तो फंड की जो प्लेसमेंट है उसको ना छेड़ते हुए कुछ पैसा लिक्विड रखा जाता है इन कैश टू मीट द रिडम्पशन प्रेशर्स और रिडम्पशन रिक्वायरमेंट। तो उसलिए जो 100% पैसा निवेश नहीं होता है, तो समझो 90% पैसा निवेश करते हैं, 10% पैसा कैश में पड़ा रहता है, तो उसका जो डिफरेंस ऑफ अर्निंग है वो भी एक निवेशक को अपने ऊपर लेना पड़ता है। इसके लिए एक ये ट्रैकिंग एरर होता है। दूसरा, कभी कभी स्टॉक्स बहुत अपर सर्किट, लोअर सर्किट लगते हैं और वो निफ्टी में से अंदर या बाहर होते हैं, तो फंड मैनेजर के लिए पॉसिबल नहीं होता उसी पीरियड में वो एंट्री और एग्जिट को फॉलो करना। उस वजह से भी कभी कभी ट्रैकिंग एरर बन जाते हैं। तो इस तरीके के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं, उसकी वजह से रीजंस कम हो जाते हैं, रिटर्न्स कम हो जाते हैं। अदरवाइज इसके पीछे कोई लंबा चौड़ा कारण नहीं है। और आप देखेंगे तो रिटर्न्स में फर्क 1%, 1.5% से ज्यादा नहीं होता है।
और इतना तो चार्जेस और इन सब के चलते बन ही जाता है, बट ओवरऑल इट फॉलोज द ट्रैक ऑफ द बेंचमार्क रिटर्न्स। तो 1-2% जो है इंडेक्स के मुकाबले अगर कम मिल रहा है तो भी संतोष आपको इस बात का है कि भाई बाजार के जो जो रिटर्न है उसके लगभग आप अगर आप खुद निवेश करेंगे तो भी शायद इस तरह का रिटर्न जिस तरह से निफ्टी चल रहा है उस हिसाब से आप ना एग्जिट कर पाएंगे ना एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि बाजार कई बार हम देखते हैं कि 2-4 दिन लगातार गिरावट है, फिर 2 दिन के अंदर ही पता लगता है कि सारी रिकवरी जो है जितनी गिरावट थी वो सब रिकवर हो गई। तो आप ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, आप इक्विटी इंडेक्स फंड में पैसे लगा सकते हैं अगर शेयर बाजार में निवेश का आनंद लेना चाहते हैं तो। अगला महत्वपूर्ण सवाल तीसरा सवाल मैम आपसे ये है कि इक्विटी इंडेक्स फंड के अलावा जो बाकी म्यूचुअल फंड्स हैं, क्या वहाँ पर बेटर रिटर्न मिल सकता है, वहाँ निवेश करें क्या? अगर इक्विटी इंडेक्स फंड में निवेश किसी को लग रहा है कि नहीं इंडेक्स फंड उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपके हिसाब से नए लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगी? जो बाकी फंड्स हैं, जो तमाम थीम्स चल रही हैं, उसमें करना चाहिए या इक्विटी आपको सबसे सेफ और बेहतर रिटर्न देने वाला लगता है इंडेक्स फंड? बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है कि जो एक्टिवली मैनेज फंड्स है, यानी जिसमें फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज, द रिसर्च एंड देयर एनालिसिस, और जो मार्केट को अच्छी तरह समझते हैं, ऐसे लोगों के साथ अगर निवेश किया गया तो डेफिनेटली बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। और आप अगर पास हिस्ट्री भी निकाल के देखेंगे तो इंडेक्स फंड्स की बजाय जो एक्टिवली मैनेज फंड्स है वो बेंचमार्क को बीट करते हैं। जैसे हमने देखा कि इंडेक्स फंड्स में नेसेसरली 1 to 2% का ओवरऑल रिटर्न में फर्क पड़ता है, यानी कम रिटर्न्स मिलते हैं। वहीं आप देखेंगे कि जो एक्टिवली मैनेज फंड्स है वो बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न्स देते हैं, टू द पॉइंट ऑफ 3 से 4% ज्यादा दे सकते हैं वो रिटर्न्स। तो मुझे लगता है अगर आपके पास समय है, यानी टाइम होराइजन है, यानी आपको 5 से 10 साल तक निवेश करने की आपकी योग्यता है, तो आप जरूर एक्टिवली मैनेज फंड्स को करें। इंडेक्स फंड्स बहुत ही पैसिव तरीके का इन्वेस्टमेंट है, उसमें फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं है, यानी फंड मैनेजर उसमें कॉल नहीं लेता है कोई फंडामेंटल रिसर्च देख के कि हाँ मैं इस कंपनी में थोड़ा ज्यादा पैसा लगा दूं, क्योंकि वो उसको उतनी छूट अलाउड नहीं है। वो पैसिवली मैनेज्ड होता है और उसमें कोई तरह की रिसर्च नहीं होती है, कोई तरह के एनालिसिस नहीं होते, इसीलिए उसके एक्सपेंस रेशियो भी एक्टिवली मैनेज फंड से कहीं कम होते हैं। तो अगर हम मार्केट की जोखिम ही उठा रहे हैं, ये मेरा पर्सनल व्यू, अगर हम मार्केट की जोखिम ही उठा रहे हैं और हम अपने पास टाइम होराइजन है, तो क्यों ना मैं एक्टिवली फंड जो मैनेज हो रहा है एक ऐसे एक्सपर्ट की निगरानी में अपना पैसा लगाऊं जो मार्केट को की चाल समझता है और वो बहुत रिसर्च में भी इन्वॉल्व है। तो कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट बहुत गिरता है मगर कई फंड्स फिर भी नहीं गिरते हैं, यानी इन प्रोपोर्शन बहुत कम गिरते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर उसमें एक्टिवली एक एक्शन लेके उसमें से एग्जिट या एंट्री करते हैं या कैश पोर्शन बढ़ा देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक्टिवली मैनेज फंड्स इज अ बेटर चॉइस, बट अगर आपको मार्केट की जोखिम कम उठानी है, क्योंकि जब आप देखेंगे इंडेक्स फंड्स में तो पूरे 50 स्टॉक्स के अक्रॉस आपका निवेश फैल गया है, यानी आपकी उतनी मिटिगेट हो गई है। वहीं अगर आप एक्टिवली मैनेज लेंगे तो फंड मैनेजर कई बार सिर्फ 20 स्टॉक में निवेश करते हैं, कभी 15 स्टॉक में निवेश करते हैं, तो वो एक कॉल होता है फंड मैनेजर का। तो इसलिए आप अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पे डिसीजन लीजिए, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपके पास समय है और आप किसी पे भरोसा कर सकते हैं, किसी फंड मैनेजर में, तो जरूर एक एक्टिवली मैनेज फंड में निवेश करें। तो एक्टिवली मैनेज फंड में रिटर्न जो है वो बेहतर वहाँ पर मिलता है, बस ये है कि आप सही म्यूचुअल फंड चुनें, उसके फंड मैनेजर की हिस्ट्री देख लें ताकि उन्होंने पिछला रिकॉर्ड उनका क्या कुछ कह रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें, और बाकी अगर जोखिम नहीं लेना चाहते हैं तो आप चाहें तो दोनों तरह से चीज़ें कर सकते हैं। 2,000 रुपये अगर हर महीने लगा रहे हैं तो हज़ार रुपये कर सकते हैं, ताकि एक जगह सुरक्षित रिटर्न रहेगा और एक जगह आप थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं तो वहाँ पर रिटर्न भी लंबी अवधि में बेहतर मिल सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल पूनम जी आपसे ये रहेगा कि इक्विटी इंडेक्स फंड में निवेश करते समय किन महत्वपूर्ण बातों का आपको लगता है कि ध्यान रखना चाहिए? क्या थीम को चुनते समय या अगर किसी इंडेक्स में हम लगा रहे हैं तो किन चीज़ों को, जैसे कि मान लीजिए कि आईटी को लेकर के बहुत सारी नेगेटिव खबरें आने शुरू हो गई, यूएस में मंदी आ रही है, यूरोप में, ऐसे समय में क्या आईटी को अवॉइड करना चाहिए? या कोई इंडेक्स हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गिर गया है तो क्या उसमें पैसे लगाने चाहिए? छोटी छोटी कौन सी बातें हैं जो आपको लगती हैं कि ध्यान देनी चाहिए इक्विटी इंडेक्स फंड में अगर हम पैसे लगा रहे हैं?
देखिए, जब आप इक्विटी इंडेक्स फंड में पैसे लगा रहे हैं तो आप इन चीजों से बिल्कुल अफेक्टेड नहीं हो सकते कि यूएस में टेक्नोलॉजी फंड्स का क्या हो रहा है या इंडिया में फार्मा कंपनीज का क्या हो रहा है, क्योंकि उस पे आपकी किसी भी तरीके की कोई पकड़ नहीं है। जो आपने इंडेक्स फंड में लगा दिया वो जिस टाइप तरह से इंडेक्स चलेगा उसी में आपका रिटर्न बैठना है। हाँ, आप ये चूज कर सकते हो कि मुझे मिड कैप्स में लगाना है तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 ले सकते हो, जिसमें आप अपने पसंदीदा स्टॉक्स में निवेश करो यानी मिड कैप्स में करो, या आप स्मॉल कैप टाइप का इंडेक्स ले रहे हो जिसमें सिर्फ स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, तो ये आपकी चॉइस ऑफ फंड हो जाएगी। बट अदर देन दैट आपको इसमें बिल्कुल अपनी खुद की कोई भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपने जो पूछा कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो मुझे लगता है आप आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ध्यान से देखें कि किस मतलब जो टॉप म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनमें एक्सपेंस रेशियो का एक तो देखें किसके सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है, क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो एक बड़ा रोल प्ले करता है। और दूसरा, क्योंकि रिटर्न तो सबके एक जैसे हैं, सभी निफ्टी को फॉलो करें, और ट्रैकिंग एरर किसके कम है, ये दो चीज का अगर हम ध्यान रखेंगे तो बाकी चीजें तो सब कुछ सेम है। अदर देन दैट हर फंड, हर निफ्टी फंड निफ्टी को ही फॉलो कर रहा है, हर सेंसेक्स फंड सेंसेक्स को ही फॉलो कर रहा है, बट जिसके एक्सपेंस रेशियोज कम है और जिसके हिस्टोरिकली ट्रैकिंग एरर कम है, आप उस फंड को चूज करें। तो चलिए, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है, खासतौर से आपको देखना ही है कि एक्सपेंस रेशियो कहाँ पर कम है, ट्रैकिंग एरर कहाँ पर कम है। उसके इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको जो है रिटर्न जो है वो इंडेक्स के मुकाबले लगभग बराबर मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल इस सेगमेंट का हमारा ये होगा, और वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि तमाम दर्शक जो देख रहे हैं, अभी मान लीजिए कि मैम 1 लाख रुपए हैं, उसमें से क्या पूरे पैसे इक्विटी इंडेक्स फंड में लगाने चाहिए? अगर नहीं लगाने चाहिए तो कितने पैसे किस तरीके से हमको डाइवर्सिफाई करना चाहिए अगर 1 लाख रुपए का 5 साल के लिए अगर पोर्टफोलियो बनाना हो? और अगर इक्विटी इंडेक्स में लगाना हो, वो कौन से इक्विटी इंडेक्स हैं जिस पे आप बुलिश हैं? क्या फिर सीधे सेंसेक्स निफ्टी को ही चुने, या फिर मिड कैप लार्ज कैप को चुने, या कोई कोई सेक्टर पकड़ लें? आपका सजेशन क्या है? 1 लाख रुपए है। अगर 1 लाख रुपए हम अगले 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो मुझे लगता है इसे दो भाग में निवेश करने चाहिए। एक आप सेंसेक्स 100 ले लें या निफ्टी 100 ले लें, और एक नेक्स्ट 50 ले लें, ताकि आपको एक ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन हो, और पूरा पैसा एक साथ ना लगा के एक STP यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान का रूट ले लें, क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी बनी हुई है अभी, मार्केट स्टेबलाइज नहीं है और हमें पता नहीं यहाँ से कितने ऊपर जाएंगे कितने जाएंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं मार्केट इज ऑल टाइम हाई, तो इतने इतने हाई मार्केट में लमसम पैसा लगाना की बजाय आप स्टैगर्ड तरीके से लगाएं, यानी 50-50 हजार रुपए लिक्विड फंड्स में रख दें। जैसे आपने चूज किया है यूटीआई सेंसेक्स ETF, और दूसरा आपने HDFC निफ्टी 50 चूज किया है, तो दोनों इन AMCs के लिक्विड फंड में अपना लमसम पार्क करके वहां से एक मैंडेट लगा दें कि 10,000 रुपए प्रति माह इन ETFs में एवरेजिंग आपको मिल जाए, और आपका पैसा फिर पूरी तरीके से इक्विटी को एक्सपोज हो जाए, और वहां से फिर 5 साल तक आपको बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाना है। स्टे इन्वेस्टेड इन अ डिसिप्लिन मैनर, बिकॉज मार्केट के उतार चढ़ाव बने रहेंगे, मगर जो लंबे समय बना रहता है वही रिस्क को मिटिगेट करके अच्छे रिटर्न बना पाता है। उम्मीद करते हैं कि आज हमारे दर्शकों को जो है एक पोर्टफोलियो बनाने में काफ़ी जो है सहायता मिली होगी आपके इस गूढ़ ज्ञान की वजह से। अब जरा फटाफट बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ने शुरू हो रहे हैं, तो अगले सेगमेंट का अब हम रुख करेंगे, और ये सेगमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और पूनम जी से सवाल पूछने के लिए बहुत सारे दर्शक बेताब हैं। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपका भी है कोई प्रश्न, तरीका बहुत आसान है। आपको FG यानी फॉर्मूला गुरु लिखना है, अपना प्रश्न लिखना है, नाम और शहर का नाम लिखना है। हाँ, प्रश्न थोड़ा विस्तार से लिखें, अपने लक्ष्य क्या हैं, कहाँ निवेश करना चाहते हैं, चाहे इक्विटी से जुड़ा हुआ सवाल हो या म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ सवाल हो। फॉर्मूला गुरु में हम हर तरह के विषय पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा 9311211874 इस पर आपको सिर्फ व्हाट्सअप कर देना है। my9query@tv9.com के जरिए आप मेल भी हमें कर सकते हैं। मेल कर रहे हैं तो अपना फ़ोन नंबर हमें अवश्य भेजें, ताकि अगर आपका प्रश्न अधूरा होगा तो आपको सही उत्तर नहीं मिल पाएगा, तो हम आपसे विस्तृत रूप से आपका प्रश्न डिस्कस करके फिर अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। चलिए, आज के पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्राची श्रीवास्तव जी हैं पटना से। प्राची जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्राची जी, कैसी हैं आप? क्या प्रश्न है आपका?
सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? नहीं, हम बहुत अच्छे हैं। बताइए क्या प्रश्न है आपका। सर मेरा सवाल था कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, जी नियर टू 40 मेरी एज है। जी जी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि बढ़ती ब्याज दरों के अब इस दौर में किस तरह के फंड्स में निवेश से जो है रिटर्न अच्छा मिल सकता है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो पूछते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर लेते हैं हम अपने एक्सपर्ट से। पूनम जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूनम जी, इन्फ्लेशन, एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। अब ये जानना चाह रही हैं कि किस तरह के फंड्स में इनको रिटर्न बेहतर मिलेगा। क्या इक्विटी में ही जाएं, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि ब्याज दरें बढ़ने लगती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, तो बाजार भी ठंडा पड़ने लगता है। तो इक्विटी में भी उस तरह के रिटर्न नहीं आते हैं। डेट फंड से हम देख रहे हैं ऑलरेडी लोग निकल के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे निकासी देखने को मिल रही। क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें। देखिए, जो भी पुराने फंडामेंटल्स थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ती हैं तो स्टॉक मार्केट ठंडा पड़ता है, वो सब अभी रॉन्ग प्रूव हो रहा है। बिल्कुल। मार्केट तो अपनी चाल बनाए हुए हैं और जो ग्रोथ स्टोरी इंडिया की वो बहुत प्रॉमिसिंग है। तो कोई भी निवेश करने से पहले प्राची, मैं हमेशा ये गाइड करती हूँ कि पहले आप ये समझ लें कि आपको कितने समय के लिए निवेश करना है, यानी कितना आपका टाइम होराइजन है। अगर आपका टाइम होराइजन लंबा है तो अलग प्रोडक्ट की चॉइस हो जाती है, अगर आपका टाइम होराइजन मीडियम है यानी 5 साल वगैरह है तो अलग चॉइस हो जाती है। और अगर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रिस्क ना उठाते हुए एक एकदम सेफ जगह इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना टाइम होराइजन नक्की करना होगा, और दूसरा आपकी खुद की जोखिम उठाने की क्षमता कितनी है, यानी आप कितना मार्केट का रिस्क उठा सकते हैं। ये दो चीज अगर नक्की हो जाती है तो निवेश की सलाह देना भी आसान हो जाता है और आपको एक्यूरेट तरीके से प्रोडक्ट चुनने में मदद हो जाती है। तो अगर आप लंबा समय चाहती है तो मुझे लगता है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, क्योंकि लंबे समय में जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन का फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है, तो आपको ऐसे में इक्विटी के सिवाय दूसरी कोई चॉइस नहीं है जो आपको इन्फ्लेशन को बीट करते हुए पॉजिटिव रिटर्न्स देके जाएगी। क्योंकि हमने बहुत मर्तबा ऐसा देखा है कि आप एफडीज करते हैं, जी जी। एफडी का रिटर्न तो बनते हैं पर पता चलता है एफडी का रिटर्न 6.5% था और इन्फ्लेशन 7.5% हो गई। इसे भी मैं एक नेगेटिव रिटर्न मानूंगी, बिकॉज आपने अल्टीमेटली इन्फ्लेशन फैक्ट को तो फैक्टर किया ही नहीं। तो प्राची, आप अभी 40 इयर्स के आसपास हैं, आपको रिटायरमेंट के लिए भी पूरे 20 साल पड़े हैं। आप बिल्कुल बिना चिंता करे इक्विटी का एक्सपोजर लें, इक्विटी का रुख लें। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं पूरी इक्विटी की जोखिम नहीं उठाना चाहती, तो हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स आते हैं जिसमें कंट्रोल्ड इक्विटी होती है, यानी 60-40 या 65-45 इस तरीके का प्रोपोर्शन रहता है इक्विटी और डेट का। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें दोनों इक्विटी और डेट का एसेट मिला हुआ रहता है। हाइब्रिड फंड्स का आप चुनाव कर सकते हैं। और आप चाहते हैं मैं और कम जोखिम उठाऊं मार्केट का, बिकॉज ये एक पर्सनल चॉइस है कि आप कितना जोखिम उठाना चाहती हैं, तो आप इक्विटी सेविंग्स फंड ले सकते हैं। वहां पे 25 से 30% इक्विटी एक्सपोजर है। बट इक्विटी का कहीं ना कहीं होना जरूरी है, क्योंकि आपका मेन क्वेश्चन है कि मैं इन्फ्लेशन को कैसे बीट करूं। वेट करो। सो आई वुड गो फॉर इक्विटी फंड्स। मैंने चॉइसेस आपको दी हैं, उस हिसाब से आपके रिस्क एपेटाइट में जो सूट करता है उसे आप चुन सकते हैं। तो तमाम विकल्प जो आपको सुझाए गए हैं उसमें आप निवेश कर सकती हैं। उम्मीद करते हैं आप उत्तर से संतुष्ट होंगी। अगले दर्शक जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गोविंद राठौर जी हैं, उज्जैन से हैं। गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए आपको मनी नाइन के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। जी बताइए क्या प्रश्न है आपका, और उज्जैन में मौसम सर, कैसा है। हाँ, अभी तो बढ़िया ही है। जी बताइए प्रश्न कृपा है बताइए। महाकाल महाराज की। जी हाँ, सर मेरा क्वेश्चन ये था, मुझे रिटायरमेंट के लिए, मेरी एज 25 है, मुझे रिटायरमेंट के लिए SIP स्टार्ट करनी थी। जी 3,000 रुपए का भी पर मंथ का मन है मेरा। जी तो जी। मुझे क्या प्रोडक्ट यूज करने चाहिए? अच्छा अच्छा, ये अच्छी बात। तो SIP करूं तो मुझे एक्सपेंस रेशो किसमें सबसे कम रहे? अच्छा, किसमें एक्सपेंस रेशियो कम रहे। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और ये जिस उम्र में आप ये निवेश करने के बारे में, रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ये निश्चित रूप से तमाम युवाओं को सीखना चाहिए आपसे कि सही समय पे आप बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि मुझे अब 25 साल की उम्र में कि मुझे अब रिटायरी के लिए अभी से प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। ये दिखाता है पूनम जी कि फाइनेंशियल लिटरेसी धीरे धीरे बढ़ रही है। आप कैसे देख रही हैं, इनको क्या कुछ उत्तर देना चाहेंगी। और इन्होंने ये भी कहा था अपने, जब इन्होंने प्रश्न भेजा था कि मुझे 6 फंड बताएं, क्या 6 फंड में निवेश करना सही रहेगा।
बिल्कुल जी, आपने एकदम सही किया। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत बढ़ रही है और स्पेशली जो यंग जनरेशन है वो बहुत जल्दी निवेश करना शुरू भी कर देती है, जिसकी वजह से आगे चल के इनके पास एक बहुत बड़ा वेल्थ आ जाता है। गोविंद जी ने 3,000 रुपए अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करने की इच्छा दिखाई है, जो हम पहले क्वेश्चन में बात कर रहे थे। यू हैव टू बी स्पेसिफिक। इन्होंने सीधा सीधा कहा मुझे रिटायरमेंट करना है, तो रिटायरमेंट अगर कैलकुलेट करें तो इनका रिटायरमेंट अभी बहुत दूर है। अगर 25 साल के ये खुद हैं तो करीब 35 ईयर्स दूर, यानी हम 65 की अगर रिटायरमेंट एज मानते हैं तो ये मात्र 3,000 रुपए से ये करोड़ रुपए आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जो इनकी इच्छा है कि ये 6 जगह डिवाइड करें, तो वो मुझे थोड़ा सा ओवर एक्सपोजर लग रहा है। आप 3,000 रुपए को 3 जगह बांटे, 1,000 रुपए की 3 SIP करें। आप एक फ्लेक्सी कैप टाइप का यानी मल्टी कैप फंड ले, क्वांट एक्टिव फंड, एक मिड कैप फंड ले क्योंकि आपका होराइजन बहुत लंबा है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड ले ले, ICICI ब्लू चिप फंड। ICICI ब्लू चिप फंड मैंने इसलिए कहा लार्ज कैप कैटेगरी, क्योंकि मुझे आपकी जोखिम उठाने की क्षमता के बारे में अंदाजा नहीं है। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है, क्योंकि आपकी एज अभी बहुत कम है, तो आप ICICI ब्लू चिप की जगह आप निप्पॉन स्मॉल कैप भी ले सकते हैं, ताकि जितना रिस्क उठाएंगे उतना रिटर्न लॉन्ग टर्म में ज्यादा बैठेगा। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं और उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखें, बीच में रुके नहीं, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न बैठेगा। और जहां तक आपका सवाल था कम एक्सपेंस रेशियो, तो मुझे लगता है उसकी आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर रिटर्न बन के आ रहा है तो एक्सपेंस रेशियो देने में, यानी जो खर्च लग रहा है उसको देने में कोई परेशानी हमें होनी नहीं।